Hello everyone, I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi, I am alumni of King George Medical University, Lucknow. I will be teaching you physiology और हम सभी जानते हैं फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारा नीट पीजी एग्जामिनेशन में हर ईयर 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हमारा माना जाता है नीट पीजी में। तो अपनी फिजियोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए स्टे ट्यून टू माय लेक्चर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक लेट्स सी कि अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी में रेगुलर डाउट क्लियरिंग बैचेस होते हैं जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के डाउट्स को क्लियर कराया जाता है। अनअकैडमी में रेगुलर रिवीजन बैचेस होते हैं जिसमें आपको क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट्स दी जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, क्विक रिवीजन कंसेप्ट लास्ट मोमेंट में रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट मोमेंट पे आपके पास टाइम नहीं होता कि आप अपने नोट्स को पूरा गो थ्रू कर सके, उस समय आपको ये क्विक रिवीजन कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी हेल्पफुल। बहुत सारे एमसीक्यूज कराए जाएंगे और जितना ज़्यादा आप एमसीक्यूज करेंगे उतना ज़्यादा आपका सब्जेक्ट क्लियर होता है। तो आई विल हाईली सजेस्ट एवरीवन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू किया कीजिए। अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द पर्सनलाइज कोच एंड ही विल गाइड यू इन मेकिंग योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब देखते हैं हम अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अनअकैडमी में डेली लाइव क्लासेस होते हैं। लाइव क्लासेस से आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने एजुकेटर से 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स को लाइव क्लासेस में ही क्लियर कर सकते हैं। मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, मल्टीपल क्यूजेज हैं जिसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता। दिस इज इंक्लूडेड इन योर सब्सक्रिप्शन ओनली। अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगी आपकी, एक स्ट्रक्चर शेड्यूल बन जाता है आपका, आप उसी को फॉलो करते हैं। इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू विल गेट द पर्सनलाइज कोच, ही विल हेल्प यू इन स्टडी प्लानिंग एंड बूस्टर सेशन, ही विल गिव यू द पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। अनअकैडमी में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। क्लियर एवरीवन? अनअकैडमी ने न्यूली लॉन्च किया है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विद प्रेप लैडर. In this, you can access the video of Prep Ladder also along with your live classes of Unacademy. So if you want to access the videos, I will suggest कि आप Iconic subscription लें। अनअकैडमी के काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अब देखते हैं हम अनअकैडमी ऐप पे आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर पे जाके आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना है, देन इंस्टॉल द ऐप। फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, दैट इज़ नीट पीजी। इसमें काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, कुछ प्लस कोर्सेज हैं दैट इज़ पेड वर्जन एंड सम फ्री कोर्सेज और ऑल्सो देयर। ठीक है, वहाँ से जाके आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि कैसी प्रिपरेशन होगी आपकी, फिर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल फीस है सब्सक्रिप्शन की, बहुत सारी स्कीम्स हैं। आप इवन 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 6 मंथ का ले सकते हैं, 1 ईयर का ले सकते हैं, 2 ईयर का ले सकते हैं। बट अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, दैट इज़ 22,500 और 2 ईयर की फीस है 27,000। मेरा रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि अप्लाई करने के बाद आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो मेरा रेफरल कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, दैट इज डॉक्टर निधि। पेमेंट के डिफरेंट मोड है, जो आपको कन्वीनियंट लगे उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है, मेरा रेफरल कोड बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज डॉक्टर निधि। लास्टली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें और इस पेज को फॉलो करें। इस पेज को फॉलो करने से यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी क्लास सो दैट यू विल नॉट मिस एनी सिंगल क्लास। ठीक है, और ये टेलीग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर टॉपिक दैट इज रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे, तो बहुत ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा। रेगुलेशन हमारा न्यूरल रेगुलेशन होता है एंड केमिकल रेगुलेशन होता है। हमारा नर्वस सिस्टम भी रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, एंड दिस अकर इन आवर ब्रेन।
ब्रेन के pons एंड मेडुला रीजन में रेगुलेशन सेंटर्स होते हैं दैट विल रेगुलेट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, देयर आर सम केमिकल्स जो रेगुलेट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को. दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स and they are sensitive to the change in oxygen concentration, carbon dioxide concentration and H plus ion concentration. ठीक है, these chemoreceptors are sensitive to these chemical changes. क्लियर है, न्यूरल रेगुलेशन है, केमिकल रेगुलेशन. अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्टली एक टर्म आती है दैट इज ऑनटाइन कर्व्स. ऑनटाइन कर्व्स क्या है कि हमारा जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल में होता है, बट इन दिस केस क्या होता है, ऑटोमेटिक रेगुलेशन स्टॉप्स एंड पेशेंट हैज टू कॉन्शियसली ब्रीथ. ठीक है, दिस इज नोन एज आवर ऑनटाइन कर्व्स. It is seen in some cases of bulbar poliomyelitis, carbon dioxide narcosis, and in diseases which compresses our medulla. इस केस में हमें ऑनटाइन कर्व्स देखने को मिलता है. In this patient has to breathe consciously. Our breathing is no longer in the automatic regulation. ठीक है, that is ऑनटाइन कर्व्स. अब आ जाओ डिटेल में हम एक एक रेगुलेशन को देखते हैं. फर्स्टली न्यूरल रेगुलेशन. तो पॉन्स में सेंटर्स हैं और मेडुला में हमारे सेंटर्स हैं, न्यूरल सेंटर्स. पॉन्स में दो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं. फर्स्ट इज आवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन अपर पार्ट ऑफ पॉन्स. ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन आवर अपर पार्ट ऑफ पॉन्स. सेकेंड कम्स आवर एपन्यूस्टिक सेंटर विच इज प्रेजेंट इन लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स. ठीक है, पॉन्स में दो सेंटर हैं, न्यूमोटैक्टिक एंड एपन्यूटिक सेंटर. इन मेडुला देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन. फर्स्ट इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, सेकेंड इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, थर्ड इज प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स. ठीक है, ये तीन न्यूरॉन्स हमारे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं. पॉन्स में दो, दैट इज न्यूमोटैक्टिक एंड एपन्यूस्टिक, और हमारे मेडुला में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स. अब देखते हैं डिटेल में कि कौन सा फंक्शन क्या करता है. फर्स्टली डायग्राम देख लो. एक्सक्यूज मी, दिस इज आवर पॉन्स. इसमें अपर पॉन्स पे हमारा न्यूमोटैक्टिक सेंटर है एंड लोअर पॉन्स में हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर है. न्यूमोटैक्टिक सेंटर बेसिकली हमारा न्यूक्लियस पैराब्रैंकियल मीडियाली एंड फॉलिकर न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. बेसिकली ये न्यूक्लियस में हमारा न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है. लोअर पॉन्स में हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर प्रेजेंट होता है एंड मेडुला में हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है दैट इज इन द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस. ठीक है, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है. वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस, बोथ कॉर्डल एंड रोस्ट्रल पोर्शन एंड न्यूक्लियस एम्बिगस. ठीक है, ये तीन हमारा पोर्शन होता है इन द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. हमारा जो प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है वो भी पार्ट है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप का. ठीक है, दिस इज आवर पॉन्स एंड दिस इज आवर मेडुला. क्लियर है कौन कौन से न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट है. चलो आगे देखते हैं. अब देखते हैं कि हर एक सेंटर्स का क्या वर्क है. पॉन्स में न्यूमोटैक्टिक सेंटर दैट इज प्रेजेंट इन आवर अपर पॉन्स. ये क्या करता है, ये हमारे इंस्पिरेशन को लिमिट करता है. कैसे लिमिट करता है, बाय इनहिबिटिंग आवर एपन्यूस्टिक सेंटर. इट इनहिबिट आवर एपन्यूस्टिक सेंटर. ठीक है, और लिमिट करेगा इंस्पिरेशन को, तो दिस विल इंक्रीज आवर रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा क्या करता है, दैट लिमिट्स द इंस्पिरेशन बाय इनहिबिटिंग आवर एपन्यूस्टिक सेंटर, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट विल इंक्रीज. क्लियर है न्यूमोटैक्टिक सेंटर. नेक्स्ट देखते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर. एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, इट प्रोलॉन्ग्स आवर इंस्पिरेशन. न्यूमोटैक्टिक लिमिट इंस्पिरेशन एंड एपन्यूस्टिक सेंटर प्रोलॉन्ग्स द इंस्पिरेशन. नाउ कमिंग टू मेडुला. फर्स्ट हम देख रहे हैं प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स. प्री-बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन.
ठीक है, ये इनिशिएट करता है हमारा रेस्पिरेशन को, प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर आता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये क्या करता है, ये रैम सिग्नल जनरेट करता है और जिसकी वजह से देयर इज स्टेडी राइज इन आवर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इनिशिएशन अकर इन आवर प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स और फर्दर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा रैम सिग्नल देगा एंड दिस विल कॉज स्टेडी राइज इन आवर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं हम वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करता है। नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में इट हैज़ नो रोल बिकॉज पैसिव होता है हमारा एक्सपिरेशन हमेशा। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में, बट ड्यूरिंग द फोर्सफुल कंडीशन सच एज एक्सरसाइज तो हमारा एक्सपिरेशन क्या हो जाएगा, फोर्सफुल हो जाएगा। इन दिस केस आवर वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वर्क्स और उस समय जो इसका वर्क होता है इट इज नोन एज एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव या ओवर ड्राइव फेनोमेना कहते हैं उसको। इन केस ऑफ फोर्सफुल ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होगा, हमारा एक्सपिरेशन भी फोर्सफुल होगा। उस केस में वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वर्क करता है एंड दिस इज नोन एज एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव और ओवर ड्राइव फेनोमेना। क्लियर है, प्री पॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमारा स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम करता है बाय जनरेटिंग द रैम सिग्नल और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एट द रेस्ट इट हैज़ नो रोल क्योंकि हमारा एक्सपिरेशन हमेशा पैसिव होता है। इट ओनली वर्क्स ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, क्लियर है सभी को, सारे कंपोनेंट्स कौन से न्यूरॉन क्या वर्क कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। दिस न्यूमोटैक्टिक सेंटर हमने पढ़ा, इट inhibit our apneustic center to limit the inspiration। ठीक है, हमारा apneustic center को inhibit करता है and which will lead to the limiting of inspiration। थीम वर्क इज ऑफ वेगल एफ्रेन। वेगल एफ्रेन जो लंग्स में आ रहा है से आ रहा है, इट ऑल्सो इनहिबिट आवर एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, और एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, हमारा इंस्पिरेशन को प्रोलॉन्ग करता है। तो इनहिबिट हो गया एपन्यूस्टिक सेंटर एंड इन दिस केस क्या होगा, हमारा इंस्पिरेशन लिमिट हो जाएगा। तो pneumotactic center और vagal afferent both inhibit our apneustic center and limit the inspiration। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटीग्रेशन, किस तरह पूरा मैकेनिज्म है अब वो देखते हैं। फर्स्टली इंस्पिरेशन, तो इनिशिएशन हमारा इंस्पिरेशन का पहले देखते हैं, इट अकर इन मेडुला। ठीक है, फ्रॉम द प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स। प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा, दैट इज पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ से इंस्पिरेशन स्टार्ट होता है, so the inspiration start होता है and the signals reaches to our C3, C4, C5, that is our phrenic nerves। Signal reaches to C3, C4 and C5 and from this it reaches to the diaphragm। our signal reaches to a diaphragm and diaphragm क्या करेगा, हमारा contract करेगा। diaphragm contract होगा, हमारा inspiration start हो जाएगा। ठीक है, this is inspiration का initiation कैसे होता है। चलो आगे देखते हैं। एक्सक्यूज मी, हमारा प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स इज अ पेस मेकर, इसीलिए हमारा जो रेस्पिरेशन नॉर्मल रेस्पिरेशन है इट इज अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है, अगर इन केस प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स एब्सेंट है किसी पेशेंट में तो उस केस में क्या होगा, रेस्पिरेशन बिकम वॉलेंट्री। ठीक है, रेस्पिरेशन हमारा वॉलेंट्री हो जाएगा, पेशेंट हैज टू ब्रीथ कॉन्शियसली इन दिस केस। ठीक है, और ये कब देखा जाता है, इट इज सीन इन द केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस। और ट्रीटमेंट इस समय हम क्या कर सकते हैं, इस समय हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं कि ड्यूरिंग स्लीप पेशेंट विल बी गिवन द मैकेनिकल वेंटिलेशन। ठीक है, प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स जब एब्सेंट होगा तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में हो जाएगा। तो उस समय जब पेशेंट को सोना होगा तो हम उसको उस समय मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रख सकते हैं and it is seen in the cases of carbon dioxide narcosis। Clear everyone? ये हो गया हमारा initiation of inspiration। Now coming to the maintenance,
किस तरह टाइडल वॉल्यूम तक हमारा इंस्पिरेशन पहुंचता है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंस्पिरेशन। और इसको देखते हैं। एपन्यूस्टिक सेंटर हमारा लोअर पॉन्स में प्रेजेंट है। दिस एक्टिवेट्स आवर डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप्स, ठीक है। और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेगा, हमारा रैम सिग्नल जनरेट करेगा एंड दिस रैम सिग्नल विल कॉज स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम अप टू 500 ml, ठीक है। ये एपन्यूस्टिक सेंटर हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करता है, रैम सिग्नल जनरेट होगा एंड देयर इज स्टेडी राइज इन टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप दैट इज टर्मिनेशन ऑफ इंस्पिरेशन। जब हमारा टाइडल वॉल्यूम 500 ml रीच हो गया तो अब हमारा इंस्पिरेशन टर्मिनेट होना है। तो ये कैसे होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया था। दिस नीमोस्टैक्सिस सेंटर और वेगल आफ्रेन क्या करता है, तब इनिबिट करता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को, एंड एपन्यूस्टिक सेंटर इनिबिट हो जाएगा तो हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इनिबिट हो जाएगा, सो देयर विल बी नो रैम सिग्नल and this will lead to the stop termination of our inspiration, ठीक है। इनिशिएशन हो गया, हमारा टाइडल वॉल्यूम तक रीच हो गया इंस्पिरेशन, देन हमारा टर्मिनेशन हो गया। सभी स्टेप क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूरल सेंट्रल लीजन। डिफरेंट लेवल पे लीजन होगा तो हमारा रेस्पिरेशन किस तरह इन्वॉल्व होता है वो अब हम देखेंगे। फर्स्टली लीजन बिलो द मेडुला, ठीक है। बिलो द मेडुला है तो प्री बॉक्सिंगर कॉम्प्लेक्स हमारा प्रेस मेकर है, वो इनिशिएट करेगा हमारा रेस्पिरेशन को, बट इट कैन नॉट सेंस द सिग्नल्स टू C3, C4 एंड C5। हमारे फ्रेनिक नर्व्स तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं क्योंकि लीजन इज बिलो द मेडुला, ठीक है। तो सिग्नल हमारे यहाँ पहुंचेगा नहीं तो हमारा इनिशिएशन ऑफ इंस्पिरेशन कैसे होगा, कैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो इन दिस केस डायफ्राम विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सो रेस्पिरेशन हमारा स्टॉप हो जाएगा इस केस में एंड डेथ इज इनएविटेबल, पर्सन विल श्योरली डाई इन दिस केस, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्री बॉक्सिंगर कॉम्प्लेक्स से हमारा जो स्टिमुलस है दैट विल नॉट रीच टू द C3, C4, C5, ठीक है। अब आते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे लीजन में। तो हमारा मेडुला क्या करता है, रेस्पिरेशन को इनिशिएट करता है एंड हमारा पॉन्स क्या करता है, रेगुलाइज करता है रेस्पिरेशन को। तो इस केस में मेडुला विल वर्क, तो हमारा इनिशिएशन तो हो जाएगा बट रेगुलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेशन विल नॉट अकर। तो हमारा जो इस केस में रेस्पिरेशन होगा दैट विल बी इरेगुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लियर है। पोंटो मेडुलरी जंक्शन है तो उस केस में हमें इरेगुलर रेस्पिरेशन मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, दैट इज लीजन दैट इज मिड पोंटाइन इन, ठीक है, और वेगस नर्व भी कट है। तो मिड पोंटाइन लीजन है तो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर इनिबिट नहीं हो पाएगा, वेगस भी हमारा कट है तो इस केस में भी हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर इनिबिट नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, हमारा इंस्पिरेशन विल बी प्रोलॉन्ग्ड, इंस्पिरेशन प्रोलॉन्ग होगा तो उस केस में जो ब्रीदिंग होती है दैट इज एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग। हमारा जो इंस्पिरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, एक्सपिरेशन छोटा हो जाता है, ठीक है। दिस इज आवर एपन्यूस्टिक ब्रीदिंग। क्लियर है तीनों लेवल पे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलो ये इसी को डायग्राम से देखते हैं। ये लीजन है दैट इज बिलो मेडुला, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा एवरीवन, इस केस में होगा जो हमारा प्री बॉक्सिंगर कॉम्प्लेक्स है वो इनिशिएट कर देगा बट इट विल नॉट रीच टू C3, C4, C5, ठीक है। तो इस केस में हमारा ब्रीदिंग विल स्टॉप।
वेगस नर्व इंटैक्ट है या कट है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें हमारा ब्रीदिंग विल स्टॉप। ठीक है, अब आते हैं पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे। ठीक है, दिस सी इज पोंटोमेडुलरी जंक्शन। तो उस केस में क्या होगा, हमारा मेडुला विल इनिशिएट आवर रेस्पिरेशन, बट ऑन्स क्या करता है, रेगुलराइज करता है। तो ऑन्स रेगुलराइज आवर रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे रेगुलराइज नहीं हो पाएगा बिकॉज लीजन इज एट द पोंटोमेडुलरी जंक्शन, तो वी विल गेट द इरेगुलर ब्रीदिंग। ठीक है, वेगस नर्व कट है तो उस केस में भी हमारा इरेगुलर ब्रीदिंग ही मिलेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड सिचुएशन। नाउ द लास्ट नेक्स्ट सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन हम देखते हैं, ये है मिड पोंटाइन लीजन। इसमें फर्स्ट सिचुएशन है वेगस नर्व हमारी इंटैक्ट है, तो वेगस नर्व इंटैक्ट है तो उस केस में हमारा इट विल इनहिबिट, vagus nerve will inhibit our apneustic center. न्यूमोटैक्सिक सेंटर तो यहाँ हमारा वर्क नहीं कर पाएगा, बट वेगस नर्व इंटैक्ट है तो इट विल इनहिबिट आवर एपनिस्टिक सेंटर, सो द रेस्पिरेशन विल बी नॉर्मल। ठीक है, बट जब एपनिस्टिक वेगस नर्व कट है उस केस में क्या होगा, हमारा इंस्पिरेशन विल बी प्रोलॉन्ग्ड and this is respiration is known as apneustic breathing. ठीक है, क्लियर है लीजन के लेवल्स पे। एंड लास्ट सिचुएशन है कि लीजन इज अबव द पॉन्स, तो हमारा रेस्पिरेशन विल बी द नॉर्मल। ठीक है, बोथ सिचुएशन में हमारा रेस्पिरेशन नॉर्मल होगा। क्लियर है, कौन से लीजन में हमारी ब्रीदिंग कैसी आ रही है, सभी को क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। नाउ कमिंग टू द पल्मोनरी रिफ्लेक्स। 3 पल्मोनरी रिफ्लेक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, हेड पैराडॉक्सियल रिफ्लेक्स एंड जे रिफ्लेक्स। ये 3 रिफ्लेक्स होते हैं हमारी पूरी बॉडी में। फर्स्ट है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, इट इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। जब भी इंक्रीज होता है इन्फ्लेशन तो हमारा इन्फ्लेशन विल डिक्रीज, जब हमारा डिफ्लेशन ज़्यादा होने लगता है तो डिफ्लेशन विल डिक्रीज। So it is a classical example of negative feedback, and it is conducted by our slow adapting myelinated vagal afferents. ठीक है, क्लियर है, it is conducted by slow adapting myelinated vagal afferents. चलो अब देखते हैं initiation reflex. Initiation reflex, it is also a protective reflex. It prevents the lung from injury. Inflation of lung will inhibit the further inspiration. ठीक है, ये कैसे वो करता है, इन्फ्लेशन ऑफ लंग जब होगा तो इट विल इनहिबिट द फर्दर इंस्पिरेशन, इट इनहिबिट इंस्पिरेशन, it decreases the duration of inspiration and it increases the duration of expiration. ठीक है, क्लियर है। इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स हमारा कैसे वर्क करता है, ये इनहिबिट करता है इंस्पिरेशन को, ड्यूरेशन इंस्पिरेशन का डिक्रीज हो जाएगा और एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन इंक्रीज कर देगा। दिस वे हमारा हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स वर्क करता है। ठीक है, जब भी टाइडल वॉल्यूम 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हमारा लंग में इंक्रीज हो गया, ठीक है, जब लंग में हमारा वॉल्यूम रीच हो गया 3 टाइम्स ऑफ टाइडल वॉल्यूम, तो क्या होता है, देयर इज नो फर्दर इंस्पिरेशन, हमारा इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है, देयर विल बी नो फर्दर इंस्पिरेशन और उस केस में क्या होगा, एक्सपिरेशन विल स्टार्ट। ठीक है, इस तरह हमारा इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स वर्क करता है। क्लियर है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, डिफ्लेशन रिफ्लेक्स,
डिफ्लेशन रिफ्लेक्स इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स. ये प्रिवेंट करता है लंग को कोलैप्स होने से by inhibiting the expiration, by decreasing the duration of expiration and by increasing the duration of inspiration. ठीक है. डिफ्लेशन रिफ्लेक्स क्या करता है, लंग को कोलैप्स होने से बचाता है बाय इनहिबिटिंग द एक्सपिरेशन और बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, इस तरह वर्क करता है. डिफ्लेशन ऑफ लंग इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटिंग फर्दर एक्सपिरेशन. ठीक है. हमारा डिफ्लेशन रिफ्लेक्स कैसे वर्क करता है, इट प्रिवेंट द फर्दर एक्सपिरेशन. तो हमारा डिफ्लेशन ऑफ लंग नहीं हो पाता है. So it protects the lung from collapsing. ठीक है. Whenever there is prolonged expiration, our deflation reflex will activate and it will inhibit the expiration. Expiration inhibit हो जाएगा, हमारा inspiration start हो जाएगा. ठीक है. तो हमारी लंग कोलैप्स होने से बच जाती है. ठीक है. This is about inflation reflex and deflation reflex. Clear है? ये हो गया हमारा हेरिंग-ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स. अब आते हैं नेक्स्ट रिफ्लेक्स, दैट इज हेड पैराडॉक्सियल रिफ्लेक्स. ये हमारा हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स से अपोजिट है. Whenever there is inflation of lung, it promotes more inflation of lung. ठीक है. Whenever there is prolonged inspiration, it further increases the inspiration. This is our head paradoxial reflex. और ये कब होता है, ये हमें फर्स्ट ब्रीथ इन द न्यू बॉर्न में हमें ये रिफ्लेक्स मिलता है. एंड ड्यू टू दिस रिफ्लेक्स इट रिप्लेसेस द ऑल फ्लूइड इन लंग विथ एयर. क्लियर है. एडल्ट में ये रिफ्लेक्स नहीं होता है. इट्स अकर इन फर्स्ट ब्रीथ ऑफ न्यू बॉर्न, जिसकी वजह से फ्लूइड्स जो भी लंग में होते हैं दैट इज रिप्लेस्ड विथ एयर. Prolonged inspiration promotes more inspiration. Inflation of lung will further augment more inflation. This is our head paradoxial reflex. And it is opposite to Hering-Breuer. इसमें क्या हो रहा था, जब भी prolonged inspiration हो रहा था, it will stop the inspiration and start the expiration. ठीक है. ये अपोजिट हो गया. अब नेक्स्ट रिफ्लेक्स देखते हैं, दैट इज आवर जे रिफ्लेक्स. जे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रेजेंट होता है जक्स्टा पोजिशन टू आवर पल्मोनरी कैपिलरीज. ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है, ये इंटरस्टिशियम हो गया हमारा, एंड इट इज प्रेजेंट जक्स्टा पोजिशन टू द पल्मोनरी कैपिलरी, सो इट इज नोन एज जे. जे रिफ्लेक्स हमारा फर्स्टली देखा गया था एएस पिंटॉल ने. ठीक है. ये कब एक्टिवेट होता है, द स्टिमुलस आर पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड पल्मोनरी एडिमा. ठीक है. इन तीन केसेस में हमें जे रिफ्लेक्स मिलता है. इसमें क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज पेशेंट हैविंग पल्मोनरी एडिमा, हम ब्रेथलेसनेस देखते हैं. वो क्यों होता है, वो जे रिफ्लेक्स की वजह से होता है. कैसे वर्क करता है जे रिफ्लेक्स, वो अपन देखते हैं. फ्लूइड विल एक्स्ट्रावेजेट फ्रॉम द पल्मोनरी कैपिलरीज. जब भी फ्लूइड हमारा पल्मोनरी कैपिलरी से एक्स्ट्रावेजेट करता है, सो इट विल स्टिमुलेट आवर जे रिसेप्टर्स. ठीक है. ये जे रिसेप्टर हमारा एक्टिवेट होगा, इट विल कॉज द जे रिफ्लेक्स. जे रिफ्लेक्स में क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया. ठीक है. ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया. ठीक है. जे रिफ्लेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया, ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया. ये हो गया हमारा जे रिफ्लेक्स के बारे में. एंड इट इज कंडक्टेड बाय अनमाइलिनेटेड सी फाइबर्स. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट आवर पल्मोनरी रिफ्लेक्स. ठीक है. हमने हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स देखा,
हमने हेड पैराडॉक्सियल रिफ्लेक्स देखा जो कि फर्स्ट ब्रीथ ऑफ न्यूबॉर्न में होता है, ठीक है। और लास्टली हमने देखा ये रिफ्लेक्स दैट इज जे रिफ्लेक्स। जे रिफ्लेक्स क्यों? क्योंकि ये जक्स्ट्रा पोजिशन टू पल्मोनरी कैपिलरीज प्रेजेंट होता है इस जे रिसेप्टर, ठीक है। और जे रिफ्लेक्स में क्या क्या कैरेक्टराइज होगा? इट इज कैरेक्टराइज बाय एपनिया, ब्रेथलेसनेस, हाइपोटेंशन एंड ब्रैडिकार्डिया। क्लियर है? ये सारे रिफ्लेक्स हो गए हमारे पल्मोनरी रिफ्लेक्स। नाउ कमिंग टू अल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स। whenever there is a neural lesion तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ऑल्टर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न इज काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग। काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग में क्या होता है? देयर इज हाइपर एपनिया फॉलोड बाय एपनिया, ठीक है। दिस इज आवर काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग। It is characterized by hyperapnea followed by apnea. ये कब होता है? ये इनके नॉर्मली हमारा ड्यूरिंग स्लीप वी विल हैव दिस काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग, एंड इन कंजस्टिव कार्डियक फेलियर वी आल्सो गेट दिस काइंड स्ट्रोक फीलिंग, एंड इन केस ऑफ यूरेनिया, ठीक है, इन केसेस में हमें काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग मिलते हैं विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय hyperapnea followed by apnea, ठीक है। क्लियर है? दिस इज काइंड स्ट्रोक ब्रीदिंग। अब नेक्स्ट ऑल्टर्ड ब्रीदिंग देखते हैं, दैट इज बायोट्स ब्रीदिंग। इसको हम एटैक्सिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर ब्रीदिंग, ठीक है, फॉलोड बाय एपनिया। दिस इज एपनिया एंड दिस इज आर इरेगुलर ब्रीदिंग। और अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था इरेगुलर ब्रीदिंग कब होता है? इन केस ऑफ pontomedullary junction lesion. So in case of pontomedullary junction lesion जब होगा तो we will get the biotic breathing or ataxic breathing. And in case of meningitis we also get the biots breathing. That is irregular breathing followed by apnea. ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑल्टर्ड ब्रीदिंग। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज कुस्मॉल्स ब्रीदिंग। ये फॉर्म ऑफ हाइपरवेंटिलेशन है, इसमें रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बोथ इंक्रीजेस। और ये कब देखने मिलता है कुस्मॉल्स ब्रीदिंग? इट इज सीन इन द पेशेंट्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उस केस में जो ब्रीदिंग होती है दैट इज कुस्मॉल्स ब्रीदिंग, and in this rate and depth of respiration both increases, ठीक है। this is our Kussmaul's breathing. क्लियर है? our neural regulation सभी को क्लियर है? इसमें हमने एक्सक्यूज मी, इसमें हमने कुछ पल्मोनरी रिफ्लेक्सेस के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और कुछ ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स हमने देख लिए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आवर न्यूरल रेगुलेशन। नाउ कमिंग टू सम ब्रीदिंग पैटर्न्स, दिस इज आवर यूपनिया, दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न। दिस इज आवर tachypnea, which is increased respiratory rate, and this is our bradypnea, which is decreased respiratory rate. ये कब होता है? in cases of sleep and cases of some drugs, some metabolic disorders, head injury and strokes, we will get the bradypnea, ठीक है। this is apnea, that is absence of breathing. it is seen in patient which is deceased and head injury and stroke के cases में, ठीक है। and this is our hyperapnea. Rate of respiration is same but the depth of respiration is increased. और ये कब देखने को मिलता है? it is seen in the cases of emotional stress and in cases of diabetic ketoacidosis. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ही हमें कुस्मॉल्स ब्रीदिंग मिलती है, जिसमें हमें
हाइपर एपनिया excuse me, with hyperapnea we will get the tachypnea also. ठीक है, ये कुस्मॉस ब्रीदिंग मेनली हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मिलती है. फिर हमने अभी जस्ट पढ़ा था काइनेस्टोक ब्रीदिंग. इट इज हाइपर एपनिया फॉलोड बाय एपनिया. ठीक है, एंड अभी हमने पढ़ा था बायोच ब्रीदिंग, दैट इज इरेगुलर ब्रीदिंग फॉलोड बाय एपनिया. And lastly, apneustic breathing. Apneustic breathing, that is prolonged inspiratory phase with shortened expiratory phase. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग हमारा क्लियर हो गया अभी. ठीक है, सेम है. दिस इज आवर यूपनिया, दिस इज आवर काइनेस्ट्रोक्स, this is our biotes because it has irregular breathing followed by apnea. This is our Kushmal's breathing, increase rate and depth of respiration. और ये लास्ट वाला जो है वो एपन्यूसिस है, क्योंकि इन दिस आवर इंस्पिरेटरी फेज इज प्रोलॉन्ग्ड. ठीक है, क्लियर है सभी को? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज आवर केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर कीमोरिसेप्टर विच, जिसकी वजह से हमारा केमिकल रेगुलेशन होता है. These chemoreceptors are sensitive to oxygen concentration, carbon dioxide concentration and H plus concentration. अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमारा कीमोरेसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं एंड नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं. Those chemoreceptors which are present in our brain is known as central chemoreceptors. ठीक है, और जो नेक में प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स. ठीक है, जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है दैट इज लोकेटेड इन द वेंट्रल सर्फेस ऑफ मेडुला सराउंडिंग आवर फोर्थ वेंट्रिकल. ठीक है, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज वेंट्रल सर्फेस ऑफ मेडुला. और जो हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर है दैट इज प्रेजेंट इन आयोटिक बॉडी एंड कैरोटिड बॉडीज. हमने सीवीएस में पढ़ा था, किसी को याद होगा तो हमने सीवीएस में पढ़ा था दैट इज कीमोरेसेप्टर फॉर द सीवीएस रेगुलेशन आर प्रेजेंट इन आयोटिक आर्च एंड कैरोटिड आर्च. यहाँ पे कैरोटिड बॉडी है एंड आयोटिक बॉडी है, तो डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. हमारा जो कैरोटिड साइनस था दैट इज प्रेजेंट इन डायलेशन, जबकि जो कैरोटिड बॉडी है ये फर्गेशन पे प्रेजेंट होता है बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के फोकेशन पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर आर प्रेजेंट इन कैरोटिड बॉडीज एंड आयोटिक बॉडीज, नॉट आयोटिक साइनस एंड कैरोटिड साइनस. ठीक है, क्लियर है? रेस्पिरेशन में और सीवीएस में सेम नेम से है, बट देयर इट इज आर्क और यहाँ पे ये बॉडी के नेम से. ठीक है, कैरोटिड बॉडी एंड आयोटिक बॉडी. नाउ कमिंग कि सेंट्रल कीमोरेसेप्टर किस तरह वर्क करता है. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड चेंजेस. ठीक है, और जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड होता है. व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड हाइपरवेंटिलेशन स्टार्ट्स. तो जो सेंट्रल कीमोरेसेप्टर होता है दैट डिटेक्ट्स इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन. जब इसमें से ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और वहाँ वो वाटर से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक हाइड्रेस. तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म आवर कार्बोनिक एसिड. ठीक है, and this carbonic acid splits into H plus ion and bicarbonate ion. ठीक है, and this H plus ion stimulates our central chemoreceptors. ठीक है, क्लियर है? Central chemoreceptor are sensitive to oxygen changes, बट जो मेनली जाके हमारा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा है दैट इज आवर H plus ion. ठीक है,
तो दो स्टेटमेंट होती है, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड and it is directly stimulated by H plus ion in the CSF. ठीक है, क्लियर है ये दो स्टेटमेंट्स? Central chemoreceptors are sensitive to carbon dioxide, but it is directly stimulated by H plus. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होने। चलो आगे देखते हैं। Now coming to our peripheral chemoreceptor which are present in our neck, अभी हमने डिस्कस किया, that is aortic body and carotid body में। ठीक है, यहाँ पे जो कीमो सेंसिटिव सेल्स होते हैं that is glomus cells and they detect hypoxia, that is decrease in PO2 concentration. Decrease in partial pressure of oxygen is detected by our peripheral chemoreceptors. ठीक है, और जो ग्लोमस सेल्स हैं दैट इज कीमोरेसेप्टर सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, ये क्या होता है, दे हैव ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स विच सेंसेस द हाइपोक्सिया। ठीक है, ग्लोमस सेल्स में हमारा ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स होते हैं। इन केस ऑफ हाइपोक्सिया दे बिकम एक्टिवेटेड। हाइपोक्सिया इनहिबिट द ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल हमारा ग्लोमस सेल में, इमेजिन दिस इज आवर ग्लोमस सेल्स and this is potassium channels in our glomus cell. Excuse me. जब हाइपोक्सिया होता है तो उस केसेस में क्या होता है, दिस चैनल क्लोजेस और देयर स्टार्ट एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन, जिसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन स्टार्ट। ठीक है, डीपोलराइजेशन अगर, जिसकी वजह से कैल्शियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, दीज कैल्शियम चैनल्स ओपनिंग की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है हमारा ग्लोमस सेल्स में एंड इट कॉजेज रिलीज ऑफ डोपामिन्स एंड दिस न्यूरोट्रांसमीटर रीचेस टू आवर ब्रेन एंड फाइनली हमारा कीमो रिसेप्टर इस तरह वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है? The glomus cells are sensitive to hypoxia, that is partial pressure of oxygen जब लो होगा तब हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होता है। और सेंट्रल कीमोरेसेप्टर कब एक्टिवेट होता है, सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेस एंड दे आर सेंसिटिव टू H+ इंक्रीज। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया हमारा सेंट्रल कीमोरेसेप्टर, एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर में? सेंट्रल कीमोरेसेप्टर हमारा सेंसिटिव होता है फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and peripheral chemoreceptor are sensitive to the hypoxia. ठीक है, क्लियर है? डायग्राम में देखिए पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स हमारे किस तरह वर्क करते हैं। whenever there is decrease in partial pressure of oxygen, that is hypoxia, तो हमारा पोटेशियम चैनल्स विल गेट क्लोज्ड। पोटेशियम चैनल क्लोज होगा, पोटेशियम एक्यूमुलेशन हमारा इनसाइड द ग्लोमरस सेल होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल विल डीपोलराइज एंड ड्यू टू द डीपोलराइजेशन हमारा वोल्टेज गैटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है एंड दिस कॉजेज इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम बाइंड करता है एक्सक्यूज मी, this calcium binds to the vesicles and leads to the exocytosis of vesicles. तो ये वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एंड दैट रीचेस टू आवर ब्रेन। ठीक है, इस तरह हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर वर्क करता है।
क्लियर है? सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर, ठीक है, क्लियर है दोनों में? अब देखिए, जब भी इंक्रीज होता है इन PCO2 तो हमारा सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेटेड है, एंड व्हेनेवर देयर इज हाइपोक्सिया it stimulates our peripheral chemoreceptor, और when there is increase in H plus ion उस केस में क्या होता है, both central and peripheral chemoreceptor are activated, ठीक है, तो both chemoreceptor are activated in cases of increase in H plus and decrease in blood pressure. ये दोनों हमारा कॉमन स्टिमुलाई है जिसमें हमारा दोनों कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट होता है। क्लियर है अभी तक सभी को? दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर। क्लियर है सभी को? सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए। चलो आगे देखते हैं हाउ दिस कीमो रिफ्लेक्स वर्क। कीमो रिफ्लेक्स किस तरह वर्क करता है? whenever there is hypercarbia, that is PCO2 increases, whenever there is hypoxia, and whenever there is acidosis, excuse me, this will leads to asphyxia, और एस्फिक्सिया जब भी होगा तो इट विल स्टिमुलेट आवर कीमो रिसेप्टर, तो उसके बाद हमारा जो रिफ्लेक्स मिलेगा दैट इज आवर कीमो रिफ्लेक्स। कीमो रिफ्लेक्स में क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट्स, जिसमें बोथ डेप्थ एंड रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है, विच विल लीड टू द कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज, H plus ion will decrease and oxygen increases, ठीक है, इस तरह हमारा बोथ कीमो रिसेप्टर पेरिफेरल एंड सेंट्रल वर्क्स, बोथ कीमो रिसेप्टर्स, एक्सक्यूज मी, central and peripheral causes increase in ventilation, causes hyperventilation, जिसमें both depth and rate of breathing increases, ठीक है, क्लियर है? दिस वे हमारा कीमो रिसेप्टर वर्क करता है, ठीक है, क्लियर है सभी को? आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आज के टॉपिक से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चंस को पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज पेस मेकर ऑफ रेस्पिरेशन और स्पॉन्टेनियस रिदमिक रेस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय। एम्स में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, आज हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा। Which is our pacemaker of respiration? Our pre-Bolzinger complex is our pacemaker of respiration. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैट एपन्यूस्टिक सेंटर इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एपन्यूस्टिक सेंटर डिस्ट्रॉयड है along with वेगस, वेगस कट दिया है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रीदिंग पैटर्न सीन इन द कैट। EGI में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा इसके ऑप्शंस। इन क्वेश्चंस acoustic center is destroyed,
and vagus is also chitin. तो ब्रीदिंग पैटर्न हमें कैट में कैसा मिलेगा? तो उस केस में हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल वर्क, एक्सक्यूज मी। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है, और जिसकी वजह से हमारा इंस्पिरेशन इनहिबिट होता है। ठीक है। वेगस नर्व क्या करता है हमारा? वेगस नर्व ऑल्सो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करता है। वेगस नर्व कट है, ये वर्क नहीं करेगा, एपन्यूस्टिक सेंटर हमारा वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके इसमें क्या होगा? देयर विल बी द प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी स्पाज्म। क्लियर है सभी को? अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्पायरेटरी डेप्थ इज halted by. Option A is pneumotactic center, option B is apneustic center, option C is inspiratory center, option D is expiratory center. हमारा inspiratory depth is halted by, easy है, अभी हमने डिस्कस किया था, that is pneumotaxic center. apneustic center हमारा prolong करता है inspiration को, it prolongs our inspiration. ठीक है, और हमारा न्यूमोटैक्सिक सेंटर इनहिबिट्स आवर एपन्यूस्टिक सेंटर एंड इंस्पिरेटरी डेप्थ को हॉल्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो आंसर इज आवर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन देयर इज ट्रांजैक्शन एट मिड पॉन्स लेवल, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपर वेंटिलेशन, सेकेंड ऑप्शन इज एपन्यूसिस, third option is rapid and shallow breathing, last option is hypoxia. आज हमने डिस्कस किया था किस लेवल पे लीजन होता है तो किस तरह की ब्रीदिंग मिलती है, सभी को याद होगा, रिकॉल कीजिए। एनीवन? व्हेन देयर इज ट्रांजैक्शन एट मिड पॉन्स लेवल, तो हमारा जब मिड पॉन्टाइन लीजन होता है तो उस समय क्या होगा? हमारा जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये इनहिबिट करता है हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर को, जिसकी वजह से हमारा इंस्पिरेशन हॉल्ट होता है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, एक्सक्यूज मी, मिड पॉन्टाइन लीजन है तो हमारा एपन्यूस्टिक सेंटर विल नॉट बी इनहिबिटेड। उस केस में हमें जो ब्रीदिंग मिलेगी दैट इज एपन्यूसिस, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेटरी फेज। ठीक है, उस केस में जो ब्रीदिंग मिलती है हमें एपन्यूसिस, सो द आंसर इज बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल द इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन इफ ट्रांसमिशन इज मेड बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, जब ट्रांसेक्शन है पॉन्स और मेडुला के बीच में, उस केस में रेस्पिरेशन कैसा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज एपनिया, सेकेंड ऑप्शन इज इरेगुलर एंड गैस्पिंग, third option is no effect, last option is slow and deep. ठीक है, पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन पे या तो लीजन है या फिर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस केस में क्या किस टाइप का रेस्पिरेशन मिलता है? पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन, उस केस में हमें क्या मिलेगा? आज ही हमने डिस्कस किया था, पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन के बीच में जब लीजन है उस केस में मेडुला हमारा इनिशिएट करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेशन इनिशिएट तो होगा। ठीक है, बट पॉन्स क्या करता है? हमारा रेगुलराइज करता है।
It regularizes our respiration. पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन है तो पॉन्स का एक्शन हमारा नहीं होगा, सो द रेस्पिरेशन विल बी इरेगुलर. ठीक है, सो द आंसर इज आर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सेंटर इज. एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सभी ऑप्शन को पढ़िएगा. फर्स्ट ऑप्शन इज डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड ऑप्शन इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग swallowing. Third option is connected with the cardiac center. Last option is situated in the midbrain. ध्यान से सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए. Which statement is true? चलो एक एक ऑप्शन देखते हैं. डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय फॉल इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर बेसिकली वर्क करता है फॉर द डायरेक्टली स्टिमुलेटेड इन द केस ऑफ इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग. इट इज इनहिबिटेड ड्यूरिंग swallowing. ये स्टेटमेंट ट्रू है. हमारे swallowing टाइम रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर इनहिबिटेड, ताकि फूड हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में नहीं चला जाए, इसलिए हमारा swallowing के टाइम में रेस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज ट्रू. ऑप्शन सी दिया था कनेक्टेड विद द कार्डियक सेंटर. हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कार्डियक सेंटर से कहीं भी कनेक्टेड नहीं होता है. इट इज सिचुएटेड इन मिड ब्रेन. नो, इट इज सिचुएटेड इन pons एंड medulla. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल कीमोरेसेप्टर आर मोस्ट सेंसिटिव टू. अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड ऑप्शन इज डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड ऑप्शन इज इंक्रीज H+ आयन. नेक्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. हमारा की सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आर मोस्ट सेंसिटिव टू. अभी हमने डिस्कस किया था हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर किस किस के लिए सेंसिटिव होता है. इंक्रीज PCO2 and increase H+ ion, but it is most sensitive to our partial pressure of carbon dioxide. ठीक है, आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द which is the primary direct stimulus for the excitation of central chemoreceptor during respiration or ventilation. रिपीट है, एम्स में भी आया है, ऑल इंडिया में भी आया है. अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में. ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखना है हमें. इट इज आस्क्ड दैट द प्राइमरी डायरेक्ट स्टिमुलेशन फॉर द सेंट्रल कीमोरेसेप्टर. Option A is increase H+ ion, increase carbon dioxide, increase oxygen, decrease carbon dioxide. इसी को याद है, आज हमने डिस्कस किया था सेंट्रल कीमो रिसेप्टर आर directly stimulated by our H+ ion. This H+ ion in CSF will stimulate our central chemoreceptors. ठीक है, सेंसिटिव मोस्ट सेंसिटिव किस चीज के लिए सेंट्रल कीमोरेसेप्टर है. इट इज मोस्ट सेंसिटिव टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, but it is stimulated directly by H+ ion in CSF. ठीक है, डायरेक्ट स्टिमुलस जब पूछा होगा तो आंसर इज आवर इंक्रीज H+ आयन. क्लियर है. दोनों क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल इजी है. काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टार्टिंग का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, डायरेक्ट स्टिमुलस पूछा था, तो वो उस केस में क्या करके आएंगे, ऑप्शन बी. ठीक है, डायरेक्ट स्टिमुलस इज H+ आयन.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, pH, bicarbonate. Which is the important stimulus for peripheral chemoreceptors? आज ही हमने डिस्कस किया था पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस इज हाइपोक्सिया, दैट इज डिक्रीज partial pressure of oxygen. So the answer is our A. ठीक है, क्लियर है. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर एंड पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स. सेंट्रल कीमोरेसेप्टर का स्टिमुलस होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+, और पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर का होता है दैट इज हाइपोक्सिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. Central and peripheral chemoreceptor may both contribute to increased ventilation that occur as a result of decreased किस केस में हमारा पेरिफेरल और सेंट्रल कीमोरेसेप्टर बोथ एक्टिवेट होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज एट्रियल बीपी, atrial tension, atrial oxygen concentration, H+ ion. Anyone? Anyone? आज ही हमने डिस्कस किया था whenever there is fall in blood pressure, it will stimulate both our peripheral and central chemoreceptors. ठीक है, तो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following does not stimulate our peripheral chemoreceptors? Excuse me. ऑप्शन ध्यान से पढ़िए. ऑप्शन ए इज हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी इज hypocapnia, ऑप्शन बी इज acidosis, option D is low perfusion pressure. Which of the following does not stimulate our peripheral chemoreceptors? पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर के लिए सबसे पोटेंट जो स्टिमुलस होता है दैट इज हाइपोक्सिया, तो ये तो ऑप्शन सही है. हाइपोकैप्निया, हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर आर नॉट सेंसिटिव टू द PCO2, सो द आंसर इज बी. हाइपोकैप्निया के केस में हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा. ठीक है. एसिडोसिस एंड लो परफ्यूजन प्रेशर के केस में भी हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर एक्टिवेट होगा. सो द आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is administration of pure oxygen in hypoxic patient is dangerous because. अच्छा क्वेश्चन है, PGI में आया हुआ क्वेश्चन है. ऑप्शन सभी लोग ध्यान से पढ़िए. Option A is apnea occur due to hypostimulation of peripheral chemoreceptor. Option B is it will lead to the pulmonary edema. Option C is 2,3-diphosphoglycerate. Option D is convulsion. हाइपोक्सिक पेशेंट में प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं एडमिनिस्टर करते हैं? पेशेंट इज हाइपोक्सिक. ठीक है, तो हाइपोक्सिक के केस में क्या होगा? हमारा पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर्स विल एक्टिवेट. पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर विल एक्टिवेट. ठीक है, बट इसकी वजह से हमारा हाइपर वेंटिलेशन होगा एंड पेशेंट विल बी द नॉर्मल. बट अगर हम ये प्योर ऑक्सीजन दे देते हैं तो पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर विल नॉट एक्टिवेट, जिसकी वजह से एपनिया अकर ड्यू टू द हाइपोस्टिमुलेशन ऑफ पेरिफेरल कीमोरेसेप्टर.
ठीक है, क्लियर है? आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, tidal volume excessive load is prevented by activation of which of the following receptors? ठीक है, आज ही हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है? ऑप्शन ए इज जे रिसेप्टर, ऑप्शन बी इज thoracic muscle spindle, ऑप्शन बी इज bronchial stretch receptor, ऑप्शन डी इज arterial barrow receptors। ऑप्शन ध्यान से सभी लोग पढ़िए। Tidal volume excessive load is prevented by activation of which of the following receptors? अभी हमने पढ़ा था Hering-Brewer reflex. Whenever there is excessive tidal load volume, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इंस्पिरेशन इनहिबिट होता है एंड दिस वर्क फ्रॉम द ब्रोंकियल स्ट्रेच रिसेप्टर। ठीक है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hering-Brewer reflex is an increase in duration of inspiration, duration of expiration, depth of inspiration, depth of expiration। हमारा Hering-Brewer reflex में क्या इंक्रीज होता है? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन, डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन, डेप्थ ऑफ एक्सपिरेशन। हमने आज ही डिस्कस किया था हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स, किसी को याद है? हेरिंग-ब्रूअर रिफ्लेक्स में हमने इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स पढ़ा था एंड डिफ्लेशन रिफ्लेक्स पढ़ा था। इन इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, हमारा इन्फ्लेशन विल इनहिबिटेड, ठीक है, इंस्पिरेशन डिक्रीज हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन विल डिक्रीज और एक्सपिरेशन का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन फर्दर इनहिबिट द डिफ्लेशन बाय प्रमोटिंग द एक्सपिरेशन। इसमें हमारा एक्सपिरेशन इंक्रीज हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन इंक्रीजेस, ठीक है, और इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन हमारी डिक्रीज हो जाती है। सो द आंसर इज ए एंड बी। ठीक है, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स है या डिफ्लेशन रिफ्लेक्स है। तो आंसर इज ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन ऑफ लंग induces further inflation is explained by which reflex? Hering-Brewer reflex, Hering-Brewer inflation reflex, Hering-Brewer deflation reflex, head paradoxial reflex and J reflex। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आज ही हमने डिस्कस किया था, किसी को याद है? इन्फ्लेशन ऑफ लंग प्रमोट्स फर्दर इन्फ्लेशन, ये कब होता है, किस रिफ्लेक्स में? इट इज अकरिंग इन हेड पैराडॉक्सियल रिफ्लेक्स। ये कब होता है? ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीथ ऑफ न्यू बॉर्न एंड ड्यू टू विच हमारा लंग में जो लिक्विड फ्लूइड फिल है वो रिप्लेस्ड होता है बाय एयर। इट इज सीन ओनली इन न्यू बॉर्न, दैट इज फर्स्ट ब्रीथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट रेस्टिंग वेंटिलेशन एक्सेप्ट। रेस्टिंग वेंटिलेशन के बारे में पूछा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। एक्सेप्ट स्ट्रेच रिसेप्टर, जे रिसेप्टर, ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा रेस्टिंग वेंटिलेशन में कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? ऑप्शन ए स्ट्रेच रिसेप्टर, ये हमारा वर्क करता है। ऑप्शन सेकंड था हमारा जे रिसेप्टर, ये हमारा पल्मोनरी एडिमा और किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन में वर्क करता है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, इसलिए आंसर इज बी। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन चेंज होता है, हमारा वेंटिलेशन चेंज होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से भी हमारा रेगुलेट होता है वेंटिलेशन। सो द आंसर इज बी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आज का टॉपिक हमारा यही एंड होता है। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन,
इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अपनी कंटेंट को और ज़्यादा इम्प्रूव करें. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज अन अकेडमी नीट पीजी, and hit the bell icon so that you will get the notification of every classes and don't miss any class. ठीक है everyone, thank you so much. Learning from home can be difficult but can be achievable. आप रेगुलर क्लासेस फॉलो कीजिए, रेगुलर एमसीक्यूज कीजिए, यू कैन डेफिनेटली अचीव योर टारगेट, यू कैन डेफिनेटली बी यू इन योर ड्रीम कॉलेज. So let's crack it together everyone. Thank you so much. Lastly, मेरा रेफरल कोड दैट इज डॉक्टर निधि अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें. इससे आपको आपके सब्सक्रिप्शन में 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एवरीवन.